हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी विज्ञान, जिसका अध्याय 6 होगा नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यह कक्षा 10 बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसके हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर आपने इससे पहले इसकी थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख पाओगे। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे मैक्सिमम उनका आंसर भी आप दे पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा क्वेश्चन संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, यह आपको बताना है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं पादप हार्मोन्स होते क्या है। तो पादप हार्मोन्स वे होते हैं जो पेड़ पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करते हैं या बढ़ने में सहायक होते हैं, उन्हें हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन्स जो होते हैं वह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं जनरली। जैसे सबसे पहला हमारा हार्मोन्स है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा हमारा साइटोकाइनिन, फिर चौथा हमारा जो हार्मोन्स है एब्सिसिक अम्ल है, एब्सिसिक अम्ल। और जो 5वां हार्मोन्स है वह एथिलीन है। ये पेड़ पौधों में कुछ 5 प्रकार के मुख्यतः हार्मोन्स पाए जाते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक और एथिलीन ये पेड़ पौधों वाले हार्मोन्स। तो आपको अब बताना है कि क्वेश्चन संख्या 1 का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर यह जो डी ऑप्शन है यह सही है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन्स जो होता है पादप हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पादपों में हार्मोन किसे नियंत्रित करते हैं। तो आपको बताना है पादप में हार्मोन्स किसे नियंत्रित करते हैं, जड़ वृद्धि को, दिशिक वृद्धि को या जल नियंत्रण को, या इनमें से कोई नहीं। तो जड़ वृद्धि को कह रहा है कि पादप हार्मोन किसे नियंत्रित करते हैं। तो जड़ वृद्धि को यह गलत है, क्योंकि जड़ें तो हमेशा बढ़ती रहती हैं ज़मीन के अंदर। दूसरा दिशिक वृद्धि को, यानी कि जो दिशा में किसी भी दिशा में वृद्धि कर रही, सूर्य के प्रकाश की दिशा में हो सकता है, तो उसे नियंत्रित करती हैं। तो यही ऑप्शन दिशिक वृद्धि सही है। दिशिक का मतलब दिशा, किसी भी दिशा में वृद्धि। जल नियंत्रण को, अगर जल को नियंत्रित करेगा तो फिर पेड़ सूख जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी इसका सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 3, पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स है। आपको बताना है क्वेश्चन संख्या 3 में कि पतझड़ से संबंधित कौन सा हार्मोन्स होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं, जिनमें यहाँ पर केवल 2 ही दिए हैं, एक एब्सिसिक और दूसरा एथिलीन दिया हुआ है। अब हम दोनों के बारे में जान लेते हैं, एथिलीन और एब्सिसिक के उपयोग क्या होते हैं और ये होते क्या है। तो पहला हमारा जो हार्मोन्स है एथिलीन के बारे में हम जानते हैं। एथिलीन हार्मोन्स, ये गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एक हार्मोन्स है। यह फलों को पकाने में सहायक होता है। एथिलीन का कार्य क्या होता है? फलों को पकाने में सहायक होता है। यह इसका फर्स्ट कार्य है। दूसरा हम कह सकते हैं, यह पत्तियों, फलों व पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। सबसे पहले फल हो गया, पत्ती हो गया और पुष्प हो गया। इनका विलगन का मतलब क्या है? अलग होना, यानी कि पेड़ से अलग होना। तो अलग होना तीव्र करता है कि जल्दी से जल्दी इसको अलग करता है, यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों को जल्दी से गिरने में मदद करता है, या पत्ती या फिर कह सकते हैं फल या पुष्प को समाप्त करने में मदद करता है। कौन? एथिलीन यह ए का कार्य है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए एथिलीन के कार्य है। दूसरा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है।
किसकी संख्या में वृद्धि? मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। अगर आप एथिलीन का जो है पेड़ पौधों पर छिड़काव करते हो तो उससे जो है मादा पुष्पों में जो है वृद्धि होगी। अगला है एब्सिसिक अम्ल के बारे में जान लेते हैं कि एब्सिसिक होता क्या है। एब्सिसिक को हम जो है वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहते हैं, यानी वृद्धि को, पेड़ पौधों की वृद्धि को जो है रोकने का कार्य करता है। यह कैसा हार्मोन्स है? एब्सिसिक वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। अगर हम इसके घोल को पत्तियों पर अगर हम छिड़काव कर दें तो पत्तियां 2 से 3 दिन में जो है गिर जाएंगी। क्यों गिर जाएंगी? क्योंकि यह जो है पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनको जो है क्या करता है? उनसे क्लोरोफिल को जो है नष्ट कर देता है। पेड़ पौधों की पत्तियों से क्लोरोफिल को नष्ट कर देता है, जिसके पश्चात पत्तियां सूख जाती हैं और पेड़ों से जो है अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पतझड़ से संबंधित कौन सा हार्मोन्स है? एब्सिसिक जो है पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स है। दूसरा इसका कार्य क्या होता है? फूलों को खिलने से रोकता है। यह जो है फूल को खिलने से रोकता है। कौन? एब्सिसिक। फूलों को खिलने से रोकने वाला हार्मोन हम कह सकते हैं। चौथा जो है वाष्पोत्सर्जन को कम करने वाला हार्मोन्स है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 4 दिया हुआ है, प्रतान की सहायता से वृद्धि करने वाला पौधा होता है। प्रतान होता क्या है? प्रतान का मतलब होता है, जैसे आपने ऐसी संरचनाएं देखी होगी, पेड़ों में बहुत सारी ऐसी जो है लगी हुई होती हैं संरचनाएं। इनका कार्य क्या होता है? किसी भी सहारे, जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसे ये सहारा दिया गया है, इससे जो है प्रतान लिपट जाएगा और इससे जो है पेड़ों को ऊपर जो है वृद्धि यानी चढ़ाने में जो है सहायक होता है। यह किस में होता है? यह जो है इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें जो है मटर में होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी हमारा यहाँ पर सही है। क्वेश्चन संख्या 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि का अवरोधन करने का कार्य करता है? क्वेश्चन संख्या 5 दिया हुआ है, आपको बताना है कि हार्मोन वृद्धि, पौधों की वृद्धि का अवरोधन यानी कि वृद्धि को रोकता है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन सा है? तो अभी हमने जो है एब्सिसिक, यानी ये जो लिखा था एब्सिसिक के लक्षण थे, एब्सिसिक में क्या लिखा था? वृद्धि रोधक हार्मोन्स है। कौन है? एब्सिसिक जो है वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एब्सिसिक के बारे में अध्ययन किया था। पहला क्या था? वृद्धि रोधक हार्मोन, दूसरा पत्तियों के विलगन को बढ़ाता है और तीसरा फूल खिलने को रोकता है, चौथा वाष्पोत्सर्जन को जो है कम करता है। अगला जो है यहाँ पर हम थोड़ा 2 के उपयोग देख चुके हैं, एथिलीन के और एब्सिसिक के। ऑक्सिन के अब उपयोग देख लेते हैं, ऑक्सिन का क्या कार्य होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जो ऑक्सिन होता है यह बीज रहित फलों के निर्माण में उपयोग होता है। बीज रहित फलों के निर्माण में, यानी इनका जो है बीज रहित फल के निर्माण में सहायक होता है ऑक्सिन। अगर आप ऑक्सिन का छिड़काव करोगे तो उसमें जो है बीज नहीं होंगे, यानी बीज रहित फलों के निर्माण में। दूसरा है इसका उपयोग होता है कि खरपतवार को नष्ट करने में, खरपतवार को नष्ट करने में यानी समाप्त करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो इसका है, ऑक्सिन का छिड़काव से जो है फल पेड़ों से नहीं गिरते हैं, तो हम कह सकते हैं फलों को मजबूती प्रदान करने के लिए या रोकने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सिन का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा साइटोकाइनिन, इसका देख लेते हैं। साइटोकाइनिन का जो है क्या होता है? साइटोकाइनिन का उपयोग होता है कोशिका विभाजन। पहला जो है साइटोकाइनिन का कार्य है कोशिका विभाजन में सहायक होना। यह जो है साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में जो है सहायक होना। इसके बाद दूसरा कार्य है मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने का भी कार्य है। किसका? मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने का कार्य है, यानी कि यह जो है मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने में भी सहायक होता है। यहाँ पर आपने देखा कि साइटोकाइनिन का कार्य है कोशिका विभाजन में सहायक, मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने में सहायक। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें भी लिखा था आपने एथिलीन में कि मादा पुष्पों की संख्या, तो यहाँ पर मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है
यहाँ पर नर पुष्पों की संख्या को क्या करता है, कम कर देता है, जिसके कारण मादा पुष्पों की संख्या अधिक हो जाती है। तो हमारा यहाँ पर एथिलीन में जो लिखा था मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर नर पुष्पों की संख्या को कम कर देता है, जिससे मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन संख्या 6 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की लंबाई यानी वृद्धि में सहायक होता है, आपको यह जो है बताना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि दिया हुआ है एब्सिसिक अम्ल, अभी हमने इसके उपयोग पढ़े थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। तो हमने जो है ऑक्सिन में पढ़ा था अभी कि यह जो है इसके कार्य क्या थे ऑक्सिन के, कि पहला कार्य था बीज रहित फलों के निर्माण में और दूसरा खरपतवार को नष्ट करने में, कृत्रिम छिड़काव अगर जो करेंगे तो फलों की मजबूती प्रदान करने में, ये ऑक्सिन के उपयोग थे। और इसके बाद इसका एक और उपयोग है कि पौधों में जो है यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि का भी कार्य करता है। कि इसका कार्य क्या है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि का कार्य किसका होता है, ऑक्सिन का ही कार्य होता है। हमारा क्वेश्चन संख्या 7 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में जो है सहायक होता है, यह आपको बताना है। तो अभी हमने सबके उपयोग देखे थे, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक, जिब्रेलिन। तो इसमें अभी हमने पढ़ा था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में पढ़ा था कि कोशिका विभाजन को जो है प्रेरित करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यह जो है क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। साइटोकाइनिन जो होता है यह मक्का यानी मक्के की जो है हम कह सकते हैं से बीज से, मक्का का जो बीज होता है उससे जो है इसकी खोज की गई थी। मक्के के बीज से किसकी खोज की गई थी, साइटोकाइनिन की जो है खोज की गई थी। अगला है क्वेश्चन संख्या 8, ऑक्सिन हार्मोन्स पौधे के किस भाग में संश्लेषित होता है, यह जो है आपको बताना है। क्वेश्चन संख्या 8 जो दिया हुआ है किस भाग में संश्लेषित होता है, तो अभी यहाँ पर आपने देखा था कि हार्मोन जो है प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, कौन सा, ऑक्सिन, यानी वृद्धि में सहायक होता है। तो यहाँ पर प्ररोह के अग्रभाग में सहायक होता है। हमारा आंसर संख्या 8 का जो है बी सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पादप हार्मोन्स जो है तने की वृद्धि में जो है सहायक होता है। कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो तने की वृद्धि में सहायक होता है। हमने जो है अभी पढ़ा था जिब्रेलिन्स के बारे में। तो जिब्रेलिन्स में क्या था कि इसके जो उपयोग थे, पहला पौधे की लंबाई को बढ़ाने में जो है सहायक होता है। तने की वृद्धि में सहायक कौन सा है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन के कार्य क्या होते हैं, लंबाई की वृद्धि में सहायक, और बिना निषेचन के कह सकते हैं, क्या, बिना निषेचन के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और तब भी जो है उनके जो बीज रहित फल प्राप्त कर सकते हैं। बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करना यह जो इसका कार्य है। और इसके प्रयोग से जो है जो टमाटर या फिर सेम या मटर की जो पत्तियां होती हैं अधिक चौड़ी होती हैं अगर हम जिब्रेलिन का जो है प्रयोग करते हैं तो। अगला है क्वेश्चन संख्या 10, कौन सा पादप हार्मोन्स वृद्धि का संदमन करता है, यानी कि वृद्धि को रोकता है, आपको बताना है। यहाँ क्वेश्चन संख्या 10 जो दिया है, कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो वृद्धि रोधक है। तो एब्सिसिक अभी पढ़ा था, एब्सिसिक के उपयोग में एब्सिसिक जो होता है वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है। 11 दिया है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना जो है यह जो है रसायनानुवर्तन है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है यहाँ पर कि पृथ्वी की तरफ गति, प्रकाशानुवर्तन का मतलब प्रकाश की तरफ गति, जलानुवर्तन का मतलब जल की तरफ गति जो है होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। प्रकाशानुवर्तन जो होता है यह प्रकाश की तरफ गति करता है। यह दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और एक जो है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। जो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है वह तने की वृद्धि के लिए सहायक होता है। जो धनात्मक होता है किसकी वृद्धि, तने, और माइनस जो होता है वह जड़ की वृद्धि में जो है सहायक होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 12। इससे पहले सी ऑप्शन यानी रसायनानुवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि यह जो है होता क्या है।
रसायनानुवर्तन का मतलब होता है कि जब पौधे के अंगों की गति किसी रासायनिक उद्दीपन के कारण प्रभावित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रसायनानुवर्तन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि इसके जो अंग होते हैं यानी पार्ट, जैसे फल फूल पत्ती या तना हो गया, और किसी रासायनिक उद्दीपन के कारण प्रभावित होती तो उसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। अगला है, किस हार्मोन्स के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले बिना निषेचन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको समझना है कि बिना निषेचन के, यहाँ पर निषेचन जो है नहीं करना है। तो यह कौन सा हार्मोन्स है जो बीज रहित फल हम जो है प्राप्त करते हैं, तो यह जो है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन में बिना निषेचन नहीं होता है और फिर भी हम बीज रहित फल जो है प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्जिन में क्या होता है, निषेचन के पश्चात जो है हम बीज रहित जो है फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन संख्या बी जो है यहाँ सही है। अगला है, एथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि होती है। एथिलीन के प्रयोग से आपको बताना है किसके पौधों में जो है वृद्धि होती है, नर के कि मादा के पुष्पों में जो है वृद्धि होती है। तो अभी हमने जो है देखा था एथिलीन में मादा पुष्पों की संख्या में जो है वृद्धि होती है। इससे पहले जो है यहाँ पर जो है एथिलीन के प्रयोग से किसमें वृद्धि होती है, मादा पुष्पों की संख्या में, और नर पुष्पों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पर नर पुष्पों की संख्या में कमी होती है और मादा की संख्या में वृद्धि होती है, जिस कारण हमारा ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अगला है, स्पर्शानुवर्तन जो होता है यानी कि थैग्मोट्रोपिज्म के प्रक्रम में उद्दीपन है, कौन सा है। स्पर्शानुवर्तन का मतलब यहाँ पर आप देखोगे स्पर्श लिखा हुआ है तो इससे हम समझ जाएंगे स्पर्श वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ये स्पर्शानुवर्तन होता क्या है ये जान लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि तने के जो प्रतान होते हैं मटर के पौधे में कुछ इस प्रकार होते हैं, जब किसी सहारे को पाते हैं तो उसे जो है क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं और इनका धीरे धीरे जो है विकास ऊपर की तरफ होता रहता है। तो ये क्या कहलाते हैं, स्पर्शानुवर्तन कहलाते हैं। अगला है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि जब छुई मुई की पत्तियां, यहाँ पर दिया है जब छुई मुई की पत्तियों को अंगुलियों से छूते हैं तो वो मुरझा जाती हैं, यह किसका उदाहरण है। तो रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन ये तो है नहीं, क्योंकि ये जो है रसायनानुवर्तन का मतलब होता है रसायन की वजह से प्रभावित होते हैं। जलानुवर्तन का मतलब जल की तरफ जो है इनका जो है विकास होता है। प्रकाशानुकुंचन, यहाँ पर जो प्रकाशानुकुंचन का मतलब क्या है कि ये इसमें जो है पुष्प दिन के समय में जो है खिले रहते हैं और रात में जो है लटक जाते हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कंपानुकुंचन का यह जो है एग्जाम्पल है, क्योंकि यही शेष बचा हुआ है। कंपानुकुंचन होता क्या है, जब हम छुई मुई के किसी भी भाग को स्पर्श करते हैं तो वह जो है पत्रक जो होते हैं बंद हो जाते हैं, यानी नीचे जो है लटक जाते हैं। उद्दीपन के हट जाने पर पत्तियां अपने पूर्व दशा में आ जाती हैं, यानी जैसे ही छूना बंद कर देते हैं कुछ देर बाद वो पत्तियां जो हैं फिर से वैसे की वैसी हो जाती हैं। अगला है 16 नंबर, निम्न में से कौन सी गति जो है वृद्धि गति नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन संख्या 16 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है प्रकाश की गति वृद्धि गति नहीं है। प्रकाशानुवर्तन, तो यहाँ पर प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुकुंचन, स्पर्शानुकुंचन, स्पर्शानुवर्तन, इन चारों में से कौन सा है। तो हमारा जो ऑप्शन संख्या है स्पर्शानुकुंचन जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमने स्पर्श वाला पढ़ा था तो यहाँ पर इनके जो है वृद्धि का गति से कोई संबंध नहीं है। वृद्धि का जो है किससे, वृद्धि का जो है गति से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन संख्या सी जो है इसका सही है कि स्पर्शानुकुंचन जो है सही है। अगला है, पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति प्रदर्शित करता है। तो अभी हमने पढ़ा था अगर धनात्मक होगा तो तने की वृद्धि और ऋणात्मक होगा तो जड़ में, क्योंकि यह क्या था, प्रकाशानुवर्तन के एग्जाम्पल अभी हमने देखे थे। तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन का एग्जाम्पल क्या है, जड़ है, यानी इसका ऑप्शन संख्या सी जो है सही है क्वेश्चन नंबर 17 का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर, पौधे का कौन सा भाग जो है धनात्मक जलानुवर्ती प्रदर्शित करता है।
जलानुवर्ती का मतलब क्या होता है कि जल की तरफ गति, यानी जलानुवर्ती हो जाता है। जो पौधे जल की तरफ गति करते हैं उसे जलानुवर्ती कहते हैं। इसमें जो है दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं पौधों की जड़ें जो होती हैं वो धनात्मक जलानुवर्तन प्रदर्शित करती हैं, यानी 18 का ए, क्योंकि जल जिस तरफ होता है उधर ही पौधे की जड़ें जो है भागती हैं। और तना जो होता है वो ऋणात्मक जलानुवर्तन जो है प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो है क्या सही है, ऑप्शन संख्या ए यानी जड़ सही है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है पृथ्वी की तरफ गति। तो हम यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक, अगर धनात्मक की बात करेगा धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, तो हम याद रखेंगे कि जड़ होगा एग्जाम्पल। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन में जड़ आएगा, जबकि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन में जो है यहाँ पर जो है क्या आएगा, तना आएगा। यहाँ पर क्या होगा, तना होगा, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है हमारा सही होगा। अगला है, उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को क्या कहते हैं। फोटोट्रॉपिज्म यानी प्रकाश की तरफ गति, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, जल की तरफ गति, जियोट्रॉपिज्म का मतलब यहाँ पर क्या है, पृथ्वी की तरफ गति, और थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब है कि जिस तरफ स्पर्श होगा, यानी कि गति के कारण वृद्धि जनित वक्रता के कारण मुड़ जाती है उस तरफ, यानी कि यहाँ पर उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह ये जो है क्या होगा, फोटोट्रॉपिज्म होगा। ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 21 दिया है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है। तो हमारा शरीर जो है उसमें नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य किसका है। यहाँ पर ऑप्शन दिया तंत्रिका तंत्र, दूसरा है हार्मोन। तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों जो है मिलकर कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। अगला है, रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वह मेरुरज्जु कहलाती है, यानी स्पाइनल कार्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए सही होगा, रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की जो है रक्षा करती है। अगला है क्वेश्चन संख्या 23, तंत्रिका ऊतक किसके एक संगठित जाल से बना होता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है बहुत सारे न्यूरॉन के मिलने से जो है बनता है। तंत्रिका ऊतक किससे मिलकर बनता है, न्यूरॉन के मिलने से बनता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन जो है होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला है कि कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे हम पानी को छुएं तो तुरंत क्या होता है, अंगुली हम बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। अगर आपने यह अध्याय अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लें, जिससे आपको जो है इससे संबंधित समस्त प्रश्नों के जवाब उस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करोगे तब आपको थ्योरी में मिल जाएंगे, जिससे आपको यहाँ पर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए, ए दिया है बाग में टहलना, दूसरा है परीक्षा के लिए पढ़ना, तीसरा है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, और चौथा है बुखार होने पर दवा लेना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन संख्या सी सही है, क्योंकि जैसे ही हम स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो मुंह से क्या आ जाती है, लार आ जाती है। हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही है, सी जो है सही है। अगला है 25, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। जब दो तंत्रिका कोशिकाएं जो है आपस में मिलने के लिए यहाँ पर जैसे मान लो कि ये न्यूरॉन है, ये यहाँ पर मिलेंगी, मिलने के बीच में ये जो गैप होता है इसे हम क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। यानी कि दो तंत्रिकाओं के जुड़ने वाले स्थान के बीच रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, सिनैप्स जो है कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 में दिया है, मेरुरज्जु किन सूचनाओं के लिए बनी होती है। स्पाइनल कार्ड किन सूचनाओं के लिए होती, भागने, सोचने, सोने, जागने, यानी कि सोचने के लिए जो है स्पाइनल कार्ड होती है। अगला है 27 नंबर, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है। समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेट का सेंटर कौन सा होता है, तो मस्तिष्क होता है, क्योंकि यहाँ पर ही सोचने विचारने का कार्य किया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 28 दिया है, सोचने का कार्य मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग करता है, यह आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं जितने भाग दिए हैं मस्तिष्क के, अग्र
मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, तीनों भाग दिए हैं। तीनों के अलग अलग हम कार्य समझ लेते हैं। जो अग्र मस्तिष्क होता है यह जो है इसके अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है, प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं, और दूसरा डाइएन्सेफेलॉन होता है। जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम का मतलब प्रमस्तिष्क हम कह सकते हैं। प्रमस्तिष्क यह जो होता है इसका कार्य होता है प्रमस्तिष्क का कि स्मृति का मतलब यादाश्त। दूसरा जो है हम कह सकते हैं तर्क, और हृदय की गति, तर्क हो गया, हृदय की गति हो गया, ये सब जो है इसके क्या है, कार्य हैं। और दूसरा जो डाइएन्सेफेलॉन होता है उसका कार्य क्या होता है, ठंड व गर्म को पहचानना। इसका जो पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट डाइएन्सेफेलॉन होता है। यह थ्योरी में आपको दिया गया है और इसके बारे में भी बताया गया है। यह दर्द हो गया, यह ठंडा महसूस हो रहा या गर्म लग रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है यह दृष्टि ज्ञान से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, दृष्टि ज्ञान से जो है संबंधित होता है। अगला है पश्च मस्तिष्क। जो पश्च मस्तिष्क होता है इसका कार्य क्या होता है, शरीर की जो है गति का नियंत्रण, यानी गति का हम यहाँ पर कह सकते हैं गति का नियंत्रण करने का कार्य किसका है, यह जो है पश्च मस्तिष्क का है। या फिर लार आना या फिर ऐसा कुछ, तो ये सब किसके कार्य हैं, पश्च मस्तिष्क के कार्य हैं। और पश्च मस्तिष्क के जो होते हैं दो भाग होते हैं, एक जो है सेरिबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। पश्च मस्तिष्क को हम जो है अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। पश्च मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। और इसके जो भाग होते हैं मेडुला हो गया और दूसरा जो है सेरिबेलम जो है इसके भाग होते हैं। तो हमारा इसका जो है आंसर कौन सा होगा, अग्र मस्तिष्क होता है। यह जो है सोचने का जो है कार्य करता है। अगला है रुधिर दाब, लार आना, वमन को नियंत्रित करता है। यह जो है किसका कार्य है, तो यहाँ पर यह जो है मेडुला का कार्य होता है। मेडुला जो है पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। इसे जो है पश्च मस्तिष्क को हम अनुमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर रुधिर दाब, लार आना, वमन यह जो है मेडुला से संबंधित होता है। अगला है 30 नंबर दिया, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, यानी गति नियंत्रक किसका कार्य होता है, अनुमस्तिष्क यानी कि मेडुला का जो है कार्य होता है। या फिर यह जो है हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसका जो है ऑप्शन अनुमस्तिष्क भी सही है। क्यों, क्योंकि यह जो है पश्च मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या है, अनुमस्तिष्क होता है और यह जो है अनुमस्तिष्क से संबंधित होता है। अनुमस्तिष्क के भाग कौन से होते हैं, मेडुला होता है और दूसरा सेरिबेलम। तो यहाँ पर डायरेक्टली दिया है तो हम कह सकते हैं अनुमस्तिष्क यहाँ पर सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 31 दिया हुआ, 30 हम पढ़ चुके हैं। 31 दिया है, घ्राण संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय होती है। घ्राण संवेदी का मतलब क्या, सूंघने का कार्य। 31 जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका क्या है तात्पर्य, सूंघने का कार्य जो है किसका होता है, आपको जो है बताना है। तो सूंघने का कार्य जो है नाक का होता है। यहाँ पर हमारी नाक जो है एक ज्ञानेंद्रिय है जो घ्राण संवेदी ग्राही होती है। अगला है रस संवेदी ग्राही, रस का मतलब स्वाद लेना। स्वाद किससे लिया जाता है, जीभ से लिया जाता है, तो यह जो है जिह्वा जो है ज्ञानेंद्रिय है। अगला है रस संवेदी ग्राही पर्यावरण कौन सी सूचना का पता लगाते हैं। रस संवेदी का मतलब स्वाद का, यह किसका पता लगाते हैं, स्वाद का। तो हमारा ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है। आपको यहाँ पर बताना है कि ताप नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। अभी हमने बताया था एक थैलेमस एक हाइपोथैलेमस, ये जो है इसी के भाग होते हैं और ताप नियंत्रण में सहायक होते हैं। कौन, हाइपोथैलेमस जो है सहायक होता है। यह किसका भाग होता है, अग्र मस्तिष्क के दो भाग थे, प्रमस्तिष्क व डाइएन्सेफेलॉन, और डाइएन्सेफेलॉन जो है थैलेमस व हाइपोथैलेमस के भाग थे। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है सही है। अगला है 35 नंबर, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार क्या होता है, 1300 से 1400 ग्राम जो है भार होता है।
अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, यह जो है आपको बताना है। तो सबसे अधिक विकसित भाग जो होता है अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क, जिसे हम प्रमस्तिष्क के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। यह जो है सबसे ज़्यादा विकसित भाग होता है। अगला है 37 नंबर, मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है। क्वेश्चन संख्या 37 में मेडुला ऑब्लांगेटा जो है नियंत्रण करता है ऐच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को, प्रतिवर्ती क्रियाओं को या दैहिक क्रियाओं को। तो हम कह सकते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक हमारी बिना इच्छा के होती रहती है, वह है हृदय गति। ऐच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा की वजह से होता है, जैसे चल रहे हैं तो ये हमारी इच्छा है। अनैच्छिक का मतलब जो बिना इच्छा के हो, यानी हृदय की गति। यह सही है। अगला है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है? आपको यहाँ पर बताना है प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा होता है? जो रिप्लाई देता है, यानी यदि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? इसका मतलब है कि स्पाइनल कार्ड क्षतिग्रस्त है, यानी मेरुरज्जु जो है क्या है? क्षतिग्रस्त है। अगला है 40 नंबर, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क में बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का जो है केंद्र होता है? यह आपको बताना है। तो स्मरण शक्ति का केंद्र जो होता है वह कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है, यानी अग्र मस्तिष्क का भाग जो प्रमस्तिष्क होता है बुद्धि और स्मरण का जो है केंद्र होता है। और दूसरा जो है इसका भाग डाइएन्सिफेलान जो होता है, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस से संबंधित होता है, वह ताप नियंत्रण में सहायक होता है। तो यहाँ पर बुद्धि और स्मरण में सहायक कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। अगला है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि जो होती है थायराइड या एड्रिनल या पिनियल काय या पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को जो है या पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के कितने भाग हैं या कितनी हैं कह सकते हैं? तो 6 प्रकार हैं। यानी कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। थायराइड, एड्रिनल, पिनियल काय, पीयूष, अधिवृक्क हो गया, थाइमस हो गया, ये सब जो है ग्रंथियां होती हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहि अथवा अंतःस्रावी ग्रंथि है या फिर मिश्रित ग्रंथि है? तो अग्न्याशय जो होती है वह मिश्रित ग्रंथि होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि जो है होती है। अगर मिश्रित ग्रंथि पूछा जाए तो अग्न्याशय होगा हमारा। थायराइड क्या होता है? थायराइड की कमी से थायराइड जो होती है ग्लैंड, इसके जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगर तो थायरॉक्सिन नहीं स्रावित होगा तो हमें जो है घेंघा रोग हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है यह किडनी के ऊपर पाई जाती है ग्रंथि। इसका भार लगभग 4 से 6 ग्राम जो है होता है। अगला है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती? क्वेश्चन संख्या 43 का दिया हुआ है। फर्स्ट है मस्तिष्क के अधर तल पर, दूसरा है मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर, और तीसरा है सेरिब्रम पर, चौथा है सेरिबेलम पर। तो यह जो है मस्तिष्क के अधर तल पर जो है पीयूष ग्रंथि जो है पाई जाती है। इसका ऑप्शन संख्या ए जो है सही है। अगला है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन्स जो है स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, यह जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर एड्रेनलिन जो होता है यह हार्मोन्स किससे स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। अधिवृक्क को हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं अंग्रेजी में। अधिवृक्क को एड्रिनल, और एड्रिनल से हम याद रखेंगे एड्रिनेलिन। तो यहाँ पर जो है इस ग्रंथि को हम हार्मोन अधिवृक्क जो है ग्रंथि से स्रावित होता है। 45 है अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और इसकी कमी से घेंघा रोग जो है हो जाता है। इसको दूर करने के लिए, यानी कि इसमें जो है
थायराइड जो ग्रंथि होती है, यहाँ पर आयोडीन की अगर जो कमी होती है तो क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी जो है हमारा सही है, आयोडीन। हमारा अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, हमारे आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। तो अभी हमने बताया कि ग्वाइटर यानी कि घेंघा बताया था, इसको हम गाइटर के नाम से भी जानते हैं। अगला है 10 से 12 वर्ष की आयु में नर में कौन सा हार्मोन्स का स्रावण होता है, यह आपको जो है बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन या टेस्टोस्टेरोन या ये सभी। तो एड्रेनलिन जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि के ऊपर पाया जाता है, यह जो है मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन के बारे में जान लेते हैं। यह जो है नारी विकसित या फिर कह सकते हैं नारी विकास हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन। और इसके बाद तीसरा जो है टेस्टोस्टेरोन, यह जो है पुरुष वाला हार्मोन्स है। यानी 10 से 12 वर्ष की आयु में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जो है स्रावित होता है। अगला है किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। यहाँ पर इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन जो है अग्न्याशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, अग्न्याशय। हम कह सकते हैं अग्न्याशय में जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं उनसे ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं जो होती हैं उनसे इंसुलिन जो है स्रावित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए सही है। अगला है 49 नंबर दिया हुआ है कि ऑक्सीटॉक्सिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है। ऑक्सीटॉक्सिन का स्रावण आपको बताना है कि किस ग्रंथि से होता है। तो ऑक्सीटॉक्सिन का स्रावण पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके कार्य क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। मेन पॉइंट, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह मटर के दाने के जैसे होती है, यानी मटर के दाने के आकार की होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से 14 प्रकार के जो है हार्मोन्स का स्रावण होता है, जिसमें अग्र भाग से जो है 11 हार्मोन स्रावित होते हैं, जबकि पश्च से कितने स्रावित होते हैं, 2 स्रावित होते हैं। अग्र भाग से कितने स्रावित होते हैं, 11, और पश्च से कितने स्रावित होते हैं, 2 स्रावित होते हैं, और एक जो है इंटरमीडिएट हार्मोन्स का स्राव होता है। तो यह जो है पिट्यूटरी ग्लैंड थी, और इसमें जो है एक FSH हार्मोन्स होता है, यानी फॉलिकल पुटिका उत्तेजक हार्मोन्स, यानी FSH। यह जो होता है अंडाशय को जो है ईस्ट्रोजन के स्रावण के लिए प्रेरित करता है। यानी यह किसमें, स्त्रियों में जो है अंडाशय को ईस्ट्रोजन के लिए जो है स्रावित करने के लिए जो है प्रेरित करता है। इसके बाद TSH एक हार्मोन्स होता है। TSH पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रेरित करती है TSH को थायरॉक्सिन बनाने के लिए, यानी कि जिसकी कमी से घेंघा रोग ना हो। तो थायरॉक्सिन को प्रेरित करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रेरित करती है। अगला है एक हार्मोन्स है MTH, यानी मेमोट्रॉपिक हार्मोन। MTH जो हार्मोन्स होता है, कह सकते हैं कि स्तन ग्रंथियों में दूध बनने को नियंत्रित करता है। दूध बनने को जो है नियंत्रित कौन करता है, MTH हार्मोन। और एक अगला होता है LH हार्मोन्स होता है। LH हार्मोन्स जो स्त्री व पुरुष दोनों के जो है लैंगिक लक्षणों के विकास से संबंधित होता है, यानी एस्ट्रोजन जो है एंड्रोजन स्रावित करने के स्रावण को प्रेरित करता है। अगला है हमारा क्वेश्चन संख्या 50, कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स कहाँ से जो है स्रावित होता है, यह आपको बताना है। कैल्शियम व फास्फोरस है तो यह जो है पैराथायराइड से स्रावित होता है, यह आपको याद रखना है। कहाँ से स्रावित होता है, पैराथायराइड से। अगला है क्वेश्चन संख्या 51 दिया है, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में जो है पाई जाती है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाई जाती है? थायराइड जो होती है गले में पाई जाती है, अधिवृक्क किडनी में पाई जाती, पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है, यही ग्रंथि। इसका ऑप्शन जो है सही है।
अगला है क्वेश्चन संख्या 52, मनुष्य के अग्न्याशय में निर्मित होता है, क्या निर्मित होता है? अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं के अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान, बीटा से जो है इंसुलिन स्रावित होता है, यानी ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला है पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित होता है, पश्चपाली से कौन सा हार्मोन्स जो है स्रावित होता है, यह आपको जो है बताना है। अभी हमने जो है अग्रपाली से 11 हार्मोन स्रावित होते थे, पश्चपाली से 2 हार्मोन स्रावित होते थे, उसमें उसके नाम नहीं बताए थे कौन था, यह आपको जो है बताना है यहाँ पर। तो पश्चपाली जो होती है उससे जो है 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक जो है वैसोप्रेसिन जो है हार्मोन्स होता है जो स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन्स? वैसोप्रेसिन, और दूसरा जो है ऑक्सीटोसिन जो है स्रावित होता है। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सी लिख लेते हैं, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो होता है शिशु का जब जन्म होता है तो वहाँ पर दुग्ध ग्रंथियों को जो है दुग्ध निकलने के लिए जो है प्रेरित करता है। वैसोप्रेसिन जो है यह क्या होता है? वृक्क द्वारा जो है जल के अवशोषण को जो है प्रेरित करता है और मूत्र की मात्रा को कंट्रोल में रखता है, वैसोप्रेसिन का कार्य है। अगला है मादा लिंग हार्मोन्स होता है, यह बताना है मादा लिंग हार्मोन्स कौन सा है? एस्ट्रोजन जो होता है मादा लिंग हार्मोन्स होता है, जबकि एंड्रोजन जो होता है यह जो है नर लिंग हार्मोन्स है। अगला है क्वेश्चन संख्या 55, पुरुषों के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन सा है? पुरुषों के वृषण द्वारा स्रावित, तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन जो होता है यह जो है नर हार्मोन्स है और यही जो है स्रावित होता है।